दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल और आज आपके साथ जिक्र कर रहा हूं पब्लिशिंग के गोरख धंधों की। दोस्तों, फिक्शन और नॉन फिक्शन की किताबों में उसकी सेल और परचेज में एक बड़ा भारी अंतर होता है। कोई कहानी संग्रह, कोई उपन्यास, कोई कविता संग्रह जब छपकर आता है तो उस तरह की पुस्तकें पढ़ने वाले पाठकों की संख्या सीमित होती है। जो लोग वेद प्रकाश कंबोज के या सुरेंद्र मोहन पाठक के उपन्यास पढ़ते हैं वो लगातार उनके उपन्यास खरीदते रहते हैं। जो जासूसी उपन्यास पढ़ते हैं वो जासूसी उपन्यास के अपने 4, 5, 6 लेखकों के नए उपन्यास को पढ़ेंगे। जो इश्क मोहब्बत के उपन्यास पढ़ते हैं या पारिवारिक उपन्यास पढ़ते हैं वो इंतजार में रहते हैं कि कब उनके पसंदीदा लेखक का नया उपन्यास सामने आए। और जैसे ही नया उपन्यास आता है वो लाखों की संख्या में महीने 2 महीने में बिक जाता है और उसके बाद उसकी बिक्री कम हो जाती है। नॉन फिक्शन में ऐसा नहीं है, खासतौर पर एजुकेशनल बुक्स में ऐसा नहीं है। एजुकेशनल बुक्स में जब भी कोई नई पुस्तक आती है उसकी धीरे धीरे करके बिक्री बढ़नी शुरू हो जाती है। उसकी पब्लिसिटी होती है माउथ टू माउथ। जैसे अशोक गोयल की किताब आर्किटेक्चर एंट्रेंस की किसी पाठक ने पढ़ी, उसने उस साल एंट्रेंस का इम्तहान दे दिया और उसका एडमिशन हो गया किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में या डिजाइन की किताब है डिजाइन कॉलेज में। और अगले साल नए लोग आ गए जो आर्किटेक्चर एंट्रेंस का, डिजाइन एंट्रेंस का या गेट का या जो भी इम्तहान जिस भी पाठक की किताब, जिस भी रीडर की किताब पढ़ना चाह रहे हैं उसके इम्तहान देने के लिए वो किताबें खरीदेंगे। और हर साल नया बायर आता है, नया रीडर आता है और किताबों की जो बिक्री है साल दर साल बढ़ती चली जाती है 2 कारणों से। एक तो किताब की माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है। लोग अपने सीनियर से पूछते हैं आपने कौन सी किताब पढ़ी, आपका एसपीएम में एडमिशन हो गया, आपने कौन सी किताब पढ़ी, आपका आईआईटी में डिजाइन में एडमिशन हो गया। तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी किताबों की लगातार होती रहती है। और इस तरीके से जो भी किताब 5 साल पहले आई थी उसके अगले साल उसकी सेल बढ़ेगी, उससे अगले साल और बढ़ेगी, उससे अगले साल और बढ़ेगी। और हालत ये हो जाती है 5 साल में तकरीबन उस किताब का जो नया एडिशन आता है उसकी सेल ऑलमोस्ट दुगनी हो जाती है। ये कपोल कल्पित कहानी नहीं है। मैं खुद लेखक हूं, प्रकाशक हूं। मेरा पुस्तकें प्रकाशन करने का अपना काम है। मेरे प्रकाशन संस्थान से ढेरों किताबें छपती हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बिकती हैं और पाठक उनको पसंद करते हैं। तो हर साल जो भी किताब हमने 5 साल पहले छापी थी आज उसकी किताबों की बिक्री बढ़ती चली जाती है। जैसे मैंने पहले बताया इसलिए बढ़ती चली जाती है, हर साल नए पाठक आते हैं, पाठकों की संख्या बढ़ जाती है, हमारी किताब का प्रचार बढ़ जाता है, किताब के चाहने वाले बढ़ जाते हैं, किताब को पसंद करने वाले बढ़ जाते हैं। तो ये किसी प्रकार से संभव नहीं है जो किताब 5 साल पहले जिसकी 1000 कॉपी बिकती हो वो 5 साल बाद सिर्फ 100 कॉपी रह जाए। और समझते हैं गोरख धंधा पब्लिशर करते क्यों है। पब्लिशर को लगता है अशोक गोयल जी ने किताब पे एक ही बार तो मेहनत करी है, अगली बार तो 20 पन्ने 30 पन्ने ही तो बढ़ाए हैं, दे दिए 5 साल पहले इसको बतेरे पैसे। अब 20 पन्नों 30 पन्नों के लिए इसको 50,000 रुपए या लाख रुपए साल की रॉयल्टी क्यों दे दें। अब वो दिखाते हैं किताब बिक नहीं रही। वो ये भूल जाते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ आप बेईमानी कर रहे हो वो व्यक्ति प्रकाशन व्यवसाय से जुड़ा है, उसकी सारी निटी-ग्रिटी समझता है, उसकी सारी बारीकियां समझता है और खुद भी प्रकाशक है। उसको सब मालूम है कि किस विषय पे कितनी किताब बिकती है। और खासतौर पर ऐसी किताब जो आर्किटेक्चर एंट्रेंस की हिंदुस्तान की पहली किताब है जिसमें रंगीन पन्ने हो, उसकी अगर आप 5 साल बाद कहते हो साहब गोयल साहब इसकी बिक्री तो 150 किताबों की रह गई, और जो किताब 5 साल में तकरीबन 1.5 गुनी मोटी हो गई हो, जिसके पन्ने बढ़ गए हो, जिसके अंदर नई सामग्री ऐड कर दी गई हो, उसकी आप अगर कहोगे कि साहब इसकी तो 5 साल में बिक्री 150 किताबों की रह गई, तो ये बात किसी के गले नहीं उतरेगी, हमारी भी नहीं उतरी। प्रकाशक महोदय कहते हैं आ जाओ हमारे कंप्यूटर पे देख लो सारा हिसाब किताब।
और कंप्यूटर में हिसाब किताब कैसे बनाया जाएगा वो भी हम आपको समझाते हैं। पुस्तकों में सबसे महंगी चीज है कागज। कागज पे 18% का टैक्स लगता है, छपाई पे सिर्फ 5% का टैक्स है। अब प्रकाशक अगर सारा काम एक नंबर में करेगा, जो ये बड़े बड़े प्रकाशक ऐसा काम नहीं करते, इनको बड़ी तकलीफ आती है, तो हजारों की संख्या में किताबें छापते हैं जिसके परचेज बिल नहीं लेते, जिसकी छपाई के बिल भी नहीं लेते। तो जब ना परचेज बिल होगा ना छपाई का बिल होगा, तो इनके अकाउंट्स में वो परचेज दर्ज नहीं होगी। अब जब परचेज दर्ज नहीं होगी तो सेल कैसे दर्ज करेंगे? तो फिर ये दिखाते हैं कि हमारी तो किताब है 50 कॉपी बिकी या 100 कॉपी बिकी। और ये सारी की सारी उन पुस्तकों को जिसके ना इनके पास परचेज बिल होते ना सेल बिल होते, उन सारी की सारी किताबों को ये कैश में बेच देते हैं। अब क्योंकि पुस्तकों पे सेल टैक्स नहीं है, तो दुकानदारों को इसको कैश में खरीदने में कोई दिक्कत नहीं आती, डिस्ट्रीब्यूटर्स को इसको कैश में खरीदने में कोई दिक्कत नहीं आती, और विश्वास के आधार पर सारा मामला चलता है और कैश में ये पैसे डिस्ट्रीब्यूटर से, दुकानदारों से लेते रहते हैं। लेकिन किसी ऑथर को तो कैश में भुगतान करेंगे नहीं। ऑथर को तो भुगतान करना है इनको अकाउंट पे चेक से, यानी अकाउंट। तो उसका तरीका इन्होंने यही निकाला है। लेखक कहते हैं श्रीमान जी किताब आपकी चल नहीं रही। लेखक को भी धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि जिस आदमी को मैं निहायत ईमानदार समझता था वो बेईमान आदमी है। वो कहता है नहीं चल रही, आप किताब बंद कर दीजिए। या अगर कोई कमजोर लेखक है तो कहेगा चलो कोई बात नहीं, जितनी बिक्री है उतनी ही आप पैसे दे दो। तो ये जो किताबों की सेल परचेज का, कैश का और बिलिंग का गोरख धंधा है, यह अधिकतर लेखक समझते नहीं, और इसी की आड़ में बेईमान प्रकाशक ऑथर को लूटते रहते हैं, सरकार को सेल टैक्स का चूना लगाते हैं, लेकिन कई बार ये मात भी खा जाते हैं। पिछले सालों में दरियागंज के एक बड़े पब्लिशर को एक डिस्ट्रीब्यूटर ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा दिया। कैश में किताबों की बिक्री होती थी, उधार बढ़ता गया। एक दिन उसने हाथ खड़े कर दिए कि भैया मेरी कोई देनदारी है नहीं। उस प्रकाशक का नाम भी बताऊंगा आपको, जिसको 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लग गया, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन नहीं। क्यों उसके चेहरे पर शिकन नहीं? उसने खुद लूटपाट से, उसने खुद बेईमानी से अपना साम्राज्य खड़ा किया। और तभी आप देख लीजिए, चाहे एजुकेशन की बुक्स हो, चाहे पल्प फिक्शन हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, चाहे संगीत हो, चाहे सेल्फ इंप्रूवमेंट की किताबें हो, हर साल लगातार नई किताबें आपको दिखाई तो दी जाएंगी, लेकिन अगर उनके आप ऑथर से बात करो तो उनको तब आपको पता चलेगा कि ऑथर्स को रॉयल्टी के नाम पे ठेंगा दिखा दिया जाता है। जैसे मैंने पिछले अपने एक वीडियो बताया था कि गालिब की पर्शियन की किताब के इंग्लिश के तर्जुमा को, इंग्लिश ट्रांसलेशन को पब्लिशर ने कहा हमने तो सिर्फ 500 कॉपी छापी हैं। कल हमारे एक और मित्र से बात हो रही थी जो एक बड़े प्रकाशन व्यवसाय से जुड़े रहे हैं, दरियागंज में बहुत बड़ी पब्लिशिंग कंपनी है जो साहित्य की किताबें छापते हैं। उन्होंने भी मेरे को बहुत सारी इस तरह के अपने अनुभव साझा किए, जिससे पता चलता है कि किस प्रकार से जो लेखक और प्रकाशक के संबंध हैं उसमें किस प्रकार से बड़े पब्लिशर्स बेईमानी करके लेखक का हक मारते हैं। दोस्तों, मैं तो खुद पब्लिशर हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बेईमान पब्लिशर मेरी कितनी रॉयल्टी खा गया या मेरी किताबों की सेल को कितना उसने कम दिखाया। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अशोक गोयल के कुछ लाख रुपए के चूना लगाने वालों को कितने करोड़ का आगे चूना लगने वाला है। अब मेरी बात से आप समझ गए होंगे
कि करोड़ रुपए से ज़्यादा का चूना दरियागंज के कौन से पब्लिशर को लगाता है। आगे भी आपसे पुस्तक व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ साझा करूँगा। संवाद बनाए रखिए लगातार। नमस्कार।